ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर NP सिंह। श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में हम सभी को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है और आपने कोरोना की इस लड़ाई में जिस तरह का हौसला, अनुशासन और संकल्प दिखाया है, उससे कोविड-19 की इस जंग को लड़ने का हौसला और मजबूत हो गया है। लॉकडाउन के इस पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को नया नारा दिया है, 2 गज दूरी बेहद जरूरी। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर NP सिंह। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 011-233-14444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIN न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सिंह, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। इस समय कोरोना की इस जंग में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा कारगर उपाय माना जा रहा है और अगर हम देखें तो WHO सहित पूरे विश्व ने इस बात की सराहना की है कि जिस तरह भारत ने कोविड-19 का मैनेजमेंट किया है वो काफी कारगर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और ये कोरोना के विरुद्ध जंग को कैसे मजबूत करता है, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, लॉकडाउन हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, दोनों का एक ही उद्देश्य है, यानी कि जो वायरस कोरोना वायरस है उसको एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिशन में प्रिवेंट करना। एक माइक्रो या इंडिविजुअल लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग में हम एक इंसान दूसरे इंसान से 1 मीटर या 2 गज या जो भी आप प्रधानमंत्री ने भी हमें कहा कि 2 गज दूर रहना है, उससे ये होगा कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक इंसान से दूसरे में नहीं जाएगा एंड दिस विल ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। जो लॉकडाउन है वो एक नेशनल या स्टेट लेवल पे एक डिसीजन होता है जिसमें हम इंसान की जो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे कि हर जगह यही साबित हो रहा है कि जितनी ज्यादा हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतनी ही भीड़ भाड़ कम होगी और इंसान एक दूसरे से कम मिलेगा। अभी की इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस में हम इकोनॉमिकली उसमें कंस्ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन ब्रेक द चेन और जिससे कि हम इस इन्फेक्शन को, जो कि एक बहुत ही महाकाल के रूप में ले चुका है, इसको हम कम या कंस्ट्रेन लेवल पे कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर हम आज के आंकड़े देखें तो कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 31,787 हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 7,796 रोगी ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा पॉजिटिव संदेश देता है हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल, ये जो वायरस है ये आम दूसरे जुकाम खांसी की तरह जो दूसरे वायरसेस है उसी की तरह से बिहेव कर रहा है। ऑलमोस्ट 80 या 90% पेशेंट जो है वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको अगर गला खराब होता है या खांसी होती है और वो सिम्टम्स की इलाज के द्वारा वो ठीक भी हो रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें जो वायरस को नेगेटिव होने में टाइम लग रहा है, इसलिए इनकी रिकवरी में टाइम लग रहा है। कुछ 5-6% व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि शायद लंग्स में या लंग्स, जिसे हम कोविड निमोनिया कहते हैं, वो होने के चांसेस होते हैं और उनमें से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, यानी कि एल्डरली इंडिविजुअल्स या जिनको शुगर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ऐसे व्यक्तियों को या अचानक ये कुछ जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं उसकी वजह से उनको आईसीयू में भर्ती करना और वेंटिलेट करना पड़ता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, इनफैक्ट इंडिया में एक और नई चीज एक आई है कि हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी बहुत डिटेक्ट हो रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन है वो काफी कारगर साबित होगा। इस समय डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं अलग अलग तरीके के, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कम हार्मफुल होते हैं, कुछ ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। क्या इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पॉइंट को ज्यादा डिस्कस करना चाहिए क्योंकि
अभी तक इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। देयर आर सर्टेन एनेक्डोटल रिपोर्ट्स की चाइना में अलग था, यूएस में लीथल है और यहाँ कम है। मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, इम्यूनिटी का फैक्टर है, एक वेरिएबिलिटी है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। तो इतना ही हम करें कि वायरस कोई सा भी हो उसके लिए सावधानी बरतें और जो हमारे पास प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज हैं उसको ही हम ज्यादा फोकस करें, जिसमें कि जैसे आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन से ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमें मास्क पहनने के लिए जो उत्तेजित किया, प्रेरित किया है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बाकी यस, अभी रिसर्च चल रही है, इस पे एनालिसिस चल रही है कि क्या डिफरेंट स्ट्रेन हैं या नहीं है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने मास्क की बात की है, तो पिछले दिनों जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी आई थी उसमें ट्रिपल लेयर मास्क की बात कही गई थी, तो ये ट्रिपल लेयर मास्क क्या है? देखिए, मास्क भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। मैं बिल्कुल साधारण मास्क तो आप अपने मुंह को अगर किसी कपड़े से, साफ सुथरे कपड़े से भी ढक लेंगे, वो भी मास्क का काम करते हैं। और आजकल आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सभी घरों में शायद एक ही चीज तो हो रही है कि अपना कपड़े का मास्क बन रहे, जब से प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात के लिए भी प्रेरित किया। इसके अलावा एक ट्रिपल लेयर का मतलब 3 लेयर्स होनी चाहिए, जो कि एक सर्जिकल मास्क जिसमें कि ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं, वो पहनने से मास्क का क्या काम है? मास्क का एक ही काम है कि अगर कोई इंसान दूसरा आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो कोई छींक रहा है या वो खांसी कर रहा है, तो उसका वो ड्रॉपलेट आप तक ना पहुंचे। इसी तरह से अगर आपका गला खराब है या आप खांसी कर रहे हैं, तो वो आपका ड्रॉपलेट दूसरे इंसान तक ना पहुंचे। तो ट्रिपल लेयर मास्क नॉर्मली सर्जिकल मास्क जो है डॉक्टर्स या ऐसे पेशेंट जिनको की खांसी जुकाम है उनके लिए इस्तेमाल होता है। आम व्यक्ति जिसको सिम्टम्स नहीं है, जो कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर देयर इन द कम्युनिटी, उनको अगर हम कपड़े का मास्क भी बनाएंगे, जो कि आप कुछ दिनों बाद चेंज भी कर सकते हैं, रेगुलरली उसको वॉश भी कर सकते हैं, तो वो काफी कारगर है। तीसरा मास्क जो है N95 मास्क होते हैं, जो कि ऐसे डॉक्टर्स को पहनाने की जरूरत है जिनका की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऐसे पेशेंट जिनको की फ्लू के सिम्टम्स है उनसे होता है, या कोई ऑपरेशन के दौरान या उनके इलाज के दौरान ये पहले। जी डॉक्टर साहब, और आजकल ऐसा बहुत देखने में आ रहा है कि हमारे आसपास के लोग बहुत जो विभिन्न जगहों पे रहते हैं, मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन कई बार उसको नाक से हटा भी देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब बहुत देर तक हम मास्क लगाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे कि मास्क को थोड़े क्या ऐसा होता है कि कुछ देर अगर हम उसे लगाते रहें तो हमारी ये आदत में शुमार हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। शायद फ्यूचर में यही होने वाला है कि शायद हम जब भी बाहर निकलेंगे मास्क पहन के निकलेंगे। देखिए, मास्क पहनने का एक तरीका होता है। ऑब्वियसली आप एक बारी मास्क पहन लेते हैं और उसकी बाहरी सतह को अगर आप टच करते रहेंगे या उसको आप नीचे हाथ से नीचे करेंगे या ऊपर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कंटैमिनेट हो जाएगा। तो आपके हाथ में जो वायरस है आपके मास्क में भी आ जाएगा। तो हमें इस बात का एहतियात बहुत बरतनी है कि जब भी हम मास्क पहने, एक बार उसको डॉन करके उसको हाथ ना लगाएं, कोशिश करें हाथ ना लगाएं। और जब घर पे वापस आएं या जब आप ऐसी सिचुएशन है जब आप मास्क को उतार सकते हैं, तो पीछे से नॉट खोल के तभी उसको उतारें। एक स्टेप आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स में या बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी आ गए हैं कि क्या एग्जैक्ट तरीका है मास्क पहनने का, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो N95 हो। और इसी तरह से जो डॉक्टर्स के लिए जो PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स है, उसको पहनने का और उतारने का भी एक तरीका है, हमें ये फॉलो करना चाहिए। बट आम व्यक्तियों की शायद यही इंपॉर्टेंट है कि मास्क पहनने के बाद आप उसको हाथ ना लगाएं। जी डॉक्टर साहब, ये आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मास्क अगर हम पहन रहे हैं तो मास्क में बार बार हाथ ना लगाएं, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल और है कि कुछ लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं, या बहुत सारे इस समय जो हम सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल पोस्ट कर रहे हैं या लोगों से कह रहे हैं कि आप इस तरह का प्रयोग करेंगे तो आप में कोरोना के संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा कि इस फ्लू का कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है, देयर इज ओनली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और एक ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, जो कि गठिया वाले पेशेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसको हम 2 इंडिकेशंस में यूज करते हैं।
एक तो मरीज के लिए, जब मरीज को फ्लू के सिम्टम्स हो गए और वो कोरोना पॉजिटिव आ गया, खासकर मॉडरेट और सीवियर केसेस में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पेशेंट को सुबह शाम देते हैं, ताकि उसकी शरीर में जो इम्यूनिटी का जो इनफैक्ट ये जो शरीर में नुकसान होता है वो बॉडी की इम्यूनिटी ही उसको नुकसान कर सकती है, तो उस इम्यूनिटी को मॉडिफाई करती है। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स या जो व्यक्ति डायरेक्ट किसी कोरोना वायरस के पेशेंट का ध्यान रख रहा है या उसके कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसे लोगों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, जो कि जिसकी की डोज अलग है, उसकी ड्यूरेशन अलग है। वो हफ्ते में एक बार दी जाती है, पहली बारी डबल डोज दी जाती है, उसके बाद सिंगल डोज रेगुलर दी जाती है। क्योंकि ये दवाई है और बिना हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो हमें यही चाहिए कि डॉक्टर की सलाह से ये दवा लें और जो डॉक्टर सलाह देता है उसके हिसाब से रेगुलरली जैसे ही कहा जाता है वो लें। जी डॉक्टर सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी और हमारी भी इस कार्यक्रम में हमेशा कोशिश होती है कि आम लोगों के मन में जो भी सवाल उठते हैं इस बीमारी को लेकर, कोरोना को लेकर, और उसके बारे में फैक्ट्स क्या हैं, वो हम एक्सपर्ट की राय उनको सुनवाते हैं। और इस बीच हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि फोन इन कार्यक्रम है, तो बहुत सारे लोग फोन लाइन पे आ रहे हैं और हमारे पास सबसे पहला जो फोन है वो रामस्वरूप का आया है कांगड़ा से। रामस्वरूप जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये है कि फोन में आता है तो 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, मोदी जी ने कहा 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये वायरस जो है जब ड्रॉपलेट के थ्रू जाता है तो वो 1 मीटर से बियॉन्ड नहीं जा पाता है, तो मोदी जी ने उसको एक सिमिली दे दी कि 2 गज की अगर आप डिस्टेंस रहेंगे तो आपको चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान को होने के काफी कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल उचित दूरी है जी, 2 गज की दूरी, और इसको हम मेंटेन रखें तो बहुत अच्छा होगा। जी और सर, यहाँ पे एक बहुत सारी मिथ भी हैं। हम जब भी किसी अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं तो लोगों के मन में जो सवाल चल रहे होते हैं, जैसे इसको हवा से संक्रमण की बात कई बार हम देखते हैं कि व्हाट्सएप और मीडिया पे आती रहती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये सिर्फ ड्रॉपलेट से संक्रमित हो सकता है कोई इंसान इससे, या ये एयर में भी ट्रैवल कर सकता है? देखिए, ये एक ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ड्रॉपलेट्स नॉर्मली थोड़े हैवी होते हैं, तो बहुत ही जल्दी सतहों पे ये वो सेटल कर जाते हैं। एयरबॉर्न से ज्यादा जो फोमाइट्स यानी सतहें जो होती, चाहे वो कहीं भी आपके नॉब्स होते हैं या आपके किसी भी तरीके से कोई सरफेस होता है, उस पे वो सेटल होते हैं और बेस्ड ऑन की वो किस तरीके का मेटल है या वो प्लास्टिक है या वो कागज का गत्ता है, उस पे वो उसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। जहां तक हवा का सवाल है, अभी तक ये एविडेंस नहीं है कि ये डायरेक्ट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसकी देखा गया है। तो हमें ये लगता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और कफ एटिकेट्स, ये 3 अगर हम फॉलो करेंगे, अगर आपके हाथ में वो वायरस लग गई है तो जब तक अपने उस हाथ को अपने माउथ या नोज को टच नहीं करेंगे वो वायरस अंदर नहीं जा पाएगा। और आपके हाथ में अगर आता भी है और अगर आप जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पागलपन की उसमें आपको हाथ धोने चाहिए, यानी कि आजकल तो आप देखते हैं कि हर जगह इंसान जहां पे भी हो 10-15 मिनट के बाद वो हाथ हैंड वॉश करता है, या अगर उसके पास सोप नहीं है तो वो हैंड हाइजीन सैनिटाइजर से यूज करता है। तो दीज आर द डेफिनेटली प्रूव्ड स्ट्रेटजीज व्हिच कैन प्रिवेंट द वायरस ट्रांसमिशन। जी, और डॉक्टर साहब, अगर ये किसी सरफेस पे, जैसे कहते हैं कि सरफेस में अगर वायरस है तो ये कितनी लाइफ होती है इसकी, कितनी देर तक उसमें जिंदा रह सकता है? देखिए, इस पे भी कुछ अध्ययन हुआ है, जैसे कि ये जो स्टील होता है, स्टील के नॉब्स होते हैं जो हमारे डोर हैंडल्स होते हैं या और बाकी सतहें होती हैं, उनमें ये ज्यादा देर रहता है। जो प्लास्टिक हो गया, इसमें जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी लोग पूछते हैं कि हम सब्जी प्लास्टिक की थैलियों में लेके आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमेशा यही चाहिए कि उस प्लास्टिक की थैली को आप बाहर रखें, अंदर से सब्जी निकालें और उस सब्जी को क्लीन वाटर में, रनिंग वाटर में या नमक वाले पानी में या कोई सोडा वाले पानी में उसको वॉश कर लें। इसी तरीके से जो गत्ते हैं या गत्तों में ये देखा गया है कि इसमें वायरस थोड़ी कम देर रहता है। सो हमें इस बात की चिंता न करें कि हम वायरस वहां कितनी देर रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है वो वायरस वहां किस समय आया। बट मोर इम्पोर्टेंट अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इज आर दीज स्ट्रेटजीज, जो कि अगर आप
आपको आपने सब्जी लेके आए हैं या कोई आप सामान लेके आए हैं तो आप उसको रख के अपने हाथ अच्छी तरह से धोइए और फिर उसको बाहर निकालने के बाद भी उसको वॉश करें और फिर अपने हाथ को दोबारा धोएं। जी। और डॉक्टर साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से अनवर। अनवर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ हेलो सर जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैं 2 दिनों से रेडियो पर सुन रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि वो कोरोना वायरस के प्रारंभिक दौर में है तो अपना क्वारंटीन डे जो है घर पे ही कर ले। तो सर कैसे कोई शख्स ये समझेगा कि मैं प्रारंभिक दौर में हूँ, कोरोना वायरस के प्रारंभिक दौर में हूँ? एक प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में लोग अक्सर जो है काम करने वाले मजदूर क्लास के लोग हैं, वो किराए का कमरा लेके रहते हैं। अब उसमें 4 आदमी 5 आदमी बीवी वाले बच्चे सब एक साथ रहते हैं, तो वो आदमी जो है कैसे कमरे में अपना क्वारंटीन करेगा, घर पे कैसे वो कर पाएगा? देखिए, पहला प्रश्न आपने क्वारंटीन की बात करी कि जिसको प्रारंभिक अवस्था में, ये तो किसी को भी नहीं पता है कि उसको वो प्रारंभिक अवस्था में है, क्योंकि वो एक एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है, उसमें सिम्टम्स ही नहीं होते। जो कल परसों जो एक गाइडलाइन आई है मिनिस्टर की, उन्होंने ये कहा है कि जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, जिनको ऐसी स्थिति है कि इसमें कि उनको गला खराब है या थोड़ा हल्का सा बुखार है, डॉक्टर के देखने के बाद अगर डॉक्टर ये समझता है कि ये माइल्ड केस है तो वो घर पे, अपने घर पे क्वारंटाइन कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर उनके पास एक और घर पे देखभाल करना केयर गिवर कोई है जो कि उनका कॉन्टिन्यूअसली ध्यान रखेगा और सरकारी व्यवस्था में भी वो इंफॉर्मेशन देता रहेगा कि पेशेंट के सिम्टम्स ठीक है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमने भी यही देखा कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में अब 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको हम 2 हफ्ते के लिए एडमिट करते हैं जब तक उनका वायरस नेगेटिव ना आ जाए। उस स्थिति में उनको भी सोशल इश्यूज हो रहे हैं, उनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक नई गाइडलाइन आई। तो इसके तहत डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की सुपरविजन के बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या वो माइल्ड है या नहीं। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो थोड़ा सा सोशल इश्यू है। मैं आपसे पूरा सहमत हूं कि अगर कोई एक फैमिली जो कि 5 या 6 लोग हैं वो एक ही कमरे में रहते हैं तो वो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो अपने माउथ को, अपने फेस को कवर कर लेंगे कोई गमछा बांध के या कोई कपड़ा बांध के, तो अगर एक जने को है भी तो उसको ट्रांसमिशन के चांसेस दूसरे इंसान को कम हो जाते हैं। और एक छोटे कमरे में भी अगर आप अपनी सोने की या बैठने की व्यवस्था इस तरह से कर लें कि 1-8 मीटर भी आप अपने या 2 गज दूर हैं, तो तब भी ये किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ, ये बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर साहब, और अगर हम इस एडवाइजरी की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि आपको ये डिसाइड नहीं करना है, बल्कि घर में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके, और घरों में अलग से रहने के दौरान इस व्यक्ति और अस्पताल के बीच संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी है। एब्सोल्युटली। और साथ में वो आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, जिससे कि आपकी स्थिति के आंकलन और आप कहीं ना जाएं वो भी गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर। जी डॉक्टर साहब, आपने आरोग्य सेतु की बात की है और इस समय अगर हम देखें तो देश में 7.5 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में। तो आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो इसे क्यों करें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि इसमें आपको ये जानकारी पहले मिल जाएगी कि कोविड वायरस क्या है, उसकी जितनी भी क्या स्थिति है, कितने नंबर्स हैं और कहाँ पे है, सारा इंफॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल पे भी मिल जाएगी। दूसरा ये भी है कि अगर कोई इंसान जिसको कि वो इन्फेक्शन है और अगर वो अपना ब्लूटूथ ऑन रखता है तो उसकी लोकेशन की जानकारी भी गवर्नमेंट को होती है, जो कि आपको वो शेयर करती है, जिससे आपको आइडिया होता है, जिस एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ नोइंग कि आपके आसपास वेदर देयर इज अ रेड जोन और अ हॉटस्पॉट, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कि वायरस से संक्रमित है। तो ऑब्वियसली अगर हम सब लोग इसको डाउनलोड करेंगे, अगर सारी जनता डाउनलोड करेंगे और अगर वो अपने तथ्य, अपने जो सिम्टम्स हैं वो शेयर करेंगे, तो फिर ये जो ऐप है काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। इट विल एक्ट लाइक अ सोशल डिस्टेंसिंग ओनली। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से शामू महतो। शामू महतो जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार सर, मैं जमशेदपुर से श्याम बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। हाँ, मेरा छोटा 3 सवाल है। ऐसे तो हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग नदियों में नहाते हैं, तो इसमें नदियों में नहाने से क्या हम लोग के लिए कितना नुकसान होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पानी के थ्रू वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर आप नदी में इकट्ठे नहा रहे हैं और एक व्यक्ति जिसको की खांसी जुकाम है वो नदी में नहा रहा है और आप भी उसके साथ नहा रहे हैं, तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो कंटैमिनेट होके आपके पास आ सकती है। लेकिन अदरवाइज जल द्वारा या पानी द्वारा इस वायरस का ट्रांसमिशन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि पानी के जरिए ये ट्रांसमिट नहीं होता। और अगर हम देखें तो वैसे इस समय जितने भी, अगर ये ग्रामीण इलाके की बात है, पर शहरों में तो सारे जितने भी पुल हैं वो बंद ही चल रहे हैं इस समय। और इनफैक्ट आपने ये भी सुना होगा कि ज्यादातर मरीज जो है शहरी इलाकों में ही केंद्रित है, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, वो क्राउड ज्यादा है जी। इसीलिए गांवों में अभी तक ये वायरस इतना ज्यादा नहीं है। जहाँ जहाँ लोग दूर दूर रहते हैं वहाँ ये वायरस कम उसमें है, और सोशल डिस्टेंसिंग एक नेचुरल फिनोमेना है गांवों में। जी, और अभी जैसे कई बार सरकार भी प्रयास कर रही है कि बहुत सारे लोग जो हमारे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को हैं, अगर एक स्थिति बनती है तो ऐसे में जो भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें हमको किस तरह की सावधानी लेनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग यात्री एक जगह से दूसरी जगह आए और सभी कोई पॉजिटिव आ गया। जैसे कि अभी भी हमें पूरा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। हमें पता है ये ड्रॉपलेट के थ्रू होता है या सरफेस के थ्रू होता है। जब हम ट्रेवल करते हैं, चाहे वो बसों में हो, चाहे वो हम इकट्ठा चल रहे हो किसी भी अपना गाड़ी में, तो बहुत बारी हम सरफेसेस को टच करते हैं और उनमें से उस भीड़ भड़के में अगर एक ही पेशेंट को, एक भी इंसान को वायरस है तो वो पूरी ही एरिया में सभी को वो फैला सकता है। तो हमें सबसे ज्यादा सावधानी यही बरतनी है कि जब हमें ऐसे यात्रियों को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना है तो पर्सनल प्रोटेक्शन यानी कि अपना मास्क पहन के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से कम 1 या 1.5 मीटर तक दूर रहे, और कोशिश यही करें कि अपना हाथ साफ रखें और किसी भी सतह को कम से कम टच करें। अगर इस स्थिति में और इनकी स्क्रीनिंग होती है तो जैसे जब इकट्ठा इनको लेके जाया जाता है तो पहले सभी का वो थर्मामीटर से या वो आजकल जो थर्मल स्कैनर है उससे टेम्परेचर चेक किया जाता है, और उसके बाद जब दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं इनको तो वहाँ पे क्वारंटीन की व्यवस्था होती है, ताकि अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो वहाँ जाके नई जगह पे जो गया है वहाँ ये वायरस को ना फैलाए। बिल्कुल। तो जिन श्रोताओं ने हमें अभी ज्वाइन किया है उन्हें हम बता दें कि आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर एनपी सिंह। वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और इस बीच निशांत जुड़ चुके हैं दिल्ली से। निशांत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब। जी जी बोलिए निशांत। आवाज आ रही है निशांत जी, सवाल पूछिए अपना। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब से 2 सवाल है कि लॉकडाउन की वजह से चेन टूटती हुई तो नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई और तरीका नहीं हो सकता है कोविड-19 को भगाने का? और दूसरा सवाल ये है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कृपया करके इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आपका दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। देखिए, अगर आपने दूसरे देशों में जहां लॉकडाउन नहीं था उनके नंबर देखे होंगे और हमारे नंबर देखे हैं तो आपको ये ज्ञान होगा कि हमारे यहाँ 84% कम है। 84% क्या, 84 गुना कम वायरस का कम नंबर्स हैं एज कम्पेयर टू प्लेसेस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि लॉकडाउन के प्रभाव से हमारे यहाँ जो नंबर हंड्रेड्स में है, जो कि शायद थाउजेंड्स में या लाखों में होते हैं, काफी कम है। ये मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि नंबर कम नहीं हो रहे, लेकिन उनका डबलिंग टाइम बढ़ रहा है और उनके जो नंबर जिस हिसाब से ये बढ़ते अगर हम लॉकडाउन ना करते तो उससे काफी कम होगा। जहां तक इनका दूसरा प्रश्न था कि क्या था सिद्धार्थ इनका? प्लाज्मा थेरेपी। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जो कि मुझे लगता है कि आम इंसानों को, आम व्यक्तियों को इसके बारे में हल्की सी यही समझ आना चाहिए
कि जब भी हमारे शरीर में वायरस आता है, बाकी चीजों के अलावा हमारा बॉडी भी एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे कि वो वायरस को निकालने के लिए कोशिश करता है। ये जो वायरस, ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है 3 या 5 दिन में स्टार्ट होता है और 2 हफ्ते तक पूरा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको कि वायरस नेगेटिव हो गया है, वो व्यक्ति के प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि अभी प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल, ये अभी भी इस पे शोध हो रहा है, लेकिन ये माना गया कि ऐसे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो वायरस के साथ लड़ने में सक्षम होती है। तो अगर ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको कि इन्फेक्शन सिवियर है, सारी सावधानियों बरतने के बाद उसमें डाला जाए, तो वो एक प्रतिरोधक शक्ति का काम कर सकता है, जिससे कि उस व्यक्ति को ठीक होने में सहायक है। देखिए, इसके लिए एविडेंस स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग हम कहते हैं जबकि एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं, और फिर ये देखा जाता है कि कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में प्लाज्मा थेरेपी कितना इफेक्टिव है। अभी तक हम ये ओपन स्टडीज कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन एनकरेजिंग रिजल्ट। तो अभी इसका शोध आगे चलेगा और आगे ही हमें ये पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस है प्लाज्मा थेरेपी का, ये इफेक्टिव या बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है या नहीं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले बात की कि इस समय देश में 7,796 रोगी ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, और उसके बाद जब वो लोग दोबारा समाज में वापस आते हैं हम लोगों के बीच में, तो कई बार देखा जाता है कि लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं उनसे वो संक्रमित दोबारा ना हो जाएं। तो लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगाते हैं या उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। कि वो तो सबसे सुरक्षित लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका 2 बारी वायरस टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव हो गए हैं, यानी कि उनके शरीर में तो अब एंटीबॉडीज भी बन गई। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से जो कि ठीक होके वापस आए। इनफैक्ट उनसे ज्यादा खतरनाक तो वो व्यक्ति हैं जिनको कि पता ही नहीं है कि वो सिर्फ वायरस कैरी कर रहे हैं और उनको हल्के से सिम्टम्स है। ये भी देखने में आया कि बहुत सारे व्यक्ति इस डर से कि वहां जाके हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो या कुछ अकेलेपन में ना आए, तो बहुत सारे व्यक्ति अपने सिम्टम्स को छुपाते हैं। मुझे ये लगता है कि वो ग्रुप थोड़ा ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस एंड गॉन बैक टू द कम्युनिटी। वो तो एक सेफ लोग हैं, और वैसे भी किसी व्यक्ति को भी जब ये इन्फेक्शन होता है तो हमें सावधानी बरतनी है, हमें उनके प्रति दुर्व्यवहार या दुराचार नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने, और अपने श्रोताओं से भी यही कहेंगे कि जो लोग ठीक होकर वापस आए हैं, असली वॉरियर्स वो हैं, और उनसे हमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपने डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्ट एडवाइस थी उसको आपने सुना, तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ सहयोग करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बचा सकते हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके। जी, और ऐसे लोग जो ठीक होके आए हैं वो प्लाज्मा भी देकर दूसरों की जिंदगी को बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस बीच मुरैना से हरविलास तोमर हमसे जुड़ चुके हैं। हरविलास जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उपचार के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है तो कितने दिनों बाद उसके शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है, और क्या उसकी इच्छा से लिया जाता है? देखिए, बहुत अहम प्रश्न है आपका। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्चार्ज का इंडिकेशन अभी की आजकल ये गाइडलाइंस बदल रही हैं, क्योंकि होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, बट जब तक किसी व्यक्ति में वायरस 2 बारी नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते। और डिस्चार्ज के बाद भी 14 दिन तक हम ये उसको हिदायत देते हैं कि वो घर पे ही रहे। तो ये मान के चलिए कि जिसको वायरस आए हुए 1 महीना हो गया या 4 हफ्ते हो गए, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को देने के काम आ सकती है। तो इसमें कुछ जांचें होती हैं। तो वो व्यक्ति जिसको कि लेट्स से मार्च के एंड में अगर किसी को इन्फेक्शन ठीक हो गया है, वो व्यक्ति अपना प्लाज्मा देने के काबिल है। और लेकिन इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ये देखा जाता है कि उसका जो प्लाज्मा है कंपैटिबल है या नहीं है, बाकी चीजें और टेस्ट की जाती हैं। तो ये मान के चलें कि 4 हफ्ते बाद वो व्यक्ति एक एलिजिबल हो जाता है प्लाज्मा डोनेट करने।
जी। और जैसे इस समय जैसे कि पूरा देश लॉकडाउन में है और हम सब भी अपने घरों में हैं और लोगों का जो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो दिनचर्या है और खान पान स्पेशली वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। आजकल लोग काफ़ी हैवी डाइट्स ले रहे हैं। तो ऐसे में जबकि कोरोना का खतरा है तो हमें अपनी डाइट को बहुत हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह की दिनचर्या और खान पान होना चाहिए हमारे? देखिए, आज की हेल्दी डाइट आपको शायद इम्यूनिटी इमीडिएटली ना बढ़ाए, बट बाय एंड लार्ज हमें ये चाहिए कि हम सब्जियों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। कुछ चीजें जो होती हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। विटामिन सी हो गया जो कि आंवला में होता है या नींबू में होता है या हर फल फ्रूट्स में होता है। तो हमें एक न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि मिल्क भी हो, दूध भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट होना चाहिए। फ्लूइड्स ज्यादा लें, लिक्विड ज्यादा लें। कभी शाम को वो फ्रूट्स खा लें और सुबह आप थोड़ा अंकुरित दालें ले लें जो कि नेचुरल विटामिन आपको देती हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसके अलावा घी, तेल, मक्खन, फास्ट फूड, ऑब्वियसली ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपका वेट बढ़ाएंगी और आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं देंगी। इंसान को ये भी चाहिए कि थोड़ी बहुत योगा और कसरत भी करें, क्योंकि हम लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो उनको घर पे ही कोई ऐसा साधन ले लें जिससे कि वो कुछ फिजिकल तीनों तरीके की थोड़ा बहुत चल पाएं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर पाएं और थोड़ा योगिक आसन कर पाएं, ताकि वो अपने आप को चुस्त महसूस करें। बहुत सारे आयुष में ये बताया गया है कि योगा करने से आपके सांस की जो फेफड़े हैं ज्यादा अच्छे तरीके से वो कारगर फूलते हैं, तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने में। जी डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को कि लॉकडाउन में हम घर पे किस तरह से अपनी दिनचर्या को फॉलो करें, किस तरह का खान पान होना चाहिए और हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस बीच हमारे पास फोन कॉल आई है बड़ौद से महेश जी की। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, महेश शर्मा बड़ौद से जी। सवाल है जी, कोरोना से संक्रमित आदमी जिसको बीमारी का पता नहीं है वह अपने घर जाता है तो क्या वो अपने परिवार को संक्रमित कर सकता है और उसकी सावधानी कैसे रखें? बहुत अहम प्रश्न है। जिस इंसान को पता ही नहीं है कि उसको संक्रमण है, जब वो घर जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि वो घर पे दूसरे व्यक्तियों के पास जाएगा तो वो दूसरों को भी दे सकता है। घर का जो सरफेस है वो कॉमन है, घर का खान पान कॉमन है। घर में आप एक क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और खांसी करते हैं, वैसे भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो फिर इससे एक सावधानी वही है जी कि आप अगर हाथ रेगुलरली धोएंगे, मास्क पहनेंगे ज्यादातर समय, या थोड़ा घर पे रहते हुए भी अगर आप 1 मीटर एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद ये ट्रांसमिशन प्रिवेंट हो सके। बट मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये कहना बहुत आसान है, घरों पे इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत सावधानी ली जाए तो ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। फिर भी हमें इस स्थिति में हमें यही चाहिए कि हर व्यक्ति पोटेंशियल कोरोना पेशेंट है। अगर हम ये मान के चलें तो हम अगर उस तरीके से हर बारी हम सावधानी लें, चाहे हम मार्केट में जाएं, चाहे हम अपने घरों में रहें, चाहे हम ऑफिस में जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं, अगर हम बेसिक जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है जिसमें कि मास्क पहन के रहना, खांसी करते हुए कॉफ एटिकेट यानी कि एल्बो में खांसी करना, हाथ रेगुलरली साफ करते रहना और 1 मीटर दूर रहना, अगर ये 4 सावधानी हम बरतेंगे तो बहुत हद तक हम इस वायरस से जीत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। और डॉक्टर साहब, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और प्रश्नों को ले सकें। डॉक्टर प्रोफेसर MP सिंह, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण और अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी सिद्धार्थ। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर NP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।